दोस्तों, नव्या की कहानी के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नव्या और शिवा दोनों पार्टी में जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं। जंगली बिल्ली, जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लो, शिवा ने नव्या को चिढ़ाते हुए कहा। तभी नव्या अपने अगल बगल कुछ ढूंढने लगी। क्या कर रही हो? शिवा ने पूछा। वो नव्या हकलाते हुए बोलने लगी। तुम पहले शांति से बैठो और अब बताओ मुझे क्या हुआ, शिवा ने बड़े प्यार से पूछा। मैं वो सीट बेल्ट, रुको मैं ही बांध देता हूं, शिवा इतना कहकर नव्या की सीट की तरफ झुक गया। बालकनी से यह नजारा साफ दिख रहा था। शिवा नव्या के चेहरे के काफी करीब था। अभिनव ने बगल में टेबल पर रखा मग उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी नजरें शिवा और नव्या पर ही टिक गई थी। तभी उसका हाथ मग से टकरा गया और गरम गरम कॉफी उसके हाथ पर गिर गई। हाथ मग से जाकर टकरा गया और एक पल के लिए वो जलने से छटपटा गया। ये जलन कॉफी की थी या सामने नजारे की, कह नहीं सकते। इधर नव्या बड़े मजे से कार में बैठी शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग देख रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपना चेहरा कार की अधखुली विंडो के कांच पर टिका कर रख दिया। उसके खुले लंबे बाल बार बार उड़कर उसके नाजुक गुलाबी होठों को परेशान कर रहे थे। कुछ को तो होठों से इतना लगाव हो गया था कि उसकी लिपस्टिक पर ही चिपक जाते। शिवा उसे खुश देखकर दिल ही दिल बहुत खुश होता जा रहा था। मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलूंगी तो उन्हें सबसे पहले क्या कहूंगी? नव्या ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। तुम किसी से मिलती हो तो सबसे पहले क्या कहती हो? नमस्ते, बस यही तो कहना है। नव्या फिर से खुशी से झूम उठी। हेलो हाय बोलने में उसे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी। नमस्ते का तो स्वाद ही अलग होता था और अपनापन नमस्ते में है वो हेलो हाय में कहा। तुम्हारे दोस्त तो फराटेदार अंग्रेजी बोलते होंगे ना? मुझे तो आती ही नहीं, नव्या ने कहा। हाँ, लेकिन उन्हें हिंदी भी अच्छी तरह बोलनी और समझनी आती है। नव्या थोड़ी थोड़ी देर में शिवा के टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे जा रही थी। वो गांव की बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि, लेकिन शादी के बाद अपने पति के व्यवहार के उसके अंदर हीन भावना भर गई थी। वो अब खुद को लोगों के सामने आने में हिचकिचाने लगी थी। मेरे कपड़े तो ठीक लग रहे हैं ना? नव्या ने पूछा। एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हो सकता है 2-3 लड़कियां तो वहीं जलकर भूनकर राख हो जाए, शिवा ने नव्या को कहा। लेकिन कल मैं ज्यादा अच्छी लग रही थी जब पार्लर वाली दीदी ने मुझे तैयार किया था। उसने बहुत सुंदर सा जोड़ा बना दिया था। आज तो देखो बाल कैसे उलझ रहे। अपने हवा में उड़ते बालों को संभालते हुए नव्या बोली। आज तुम ज्यादा अच्छी लग रही हो। मुस्कुराती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। सच कहूं, जब तुम फिर चाहे कुछ तुम सिंपल सी साड़ी और लंबी चोटी में क्यों ना हो। कल तुम्हारे चेहरे से प्यारी मुस्कान गायब थी तो आज है। शिवा ने प्यार से नव्या के गाल खींच ली। दरअसल नव्या को शिवा की बातें बहुत सुकून दे रही थी और यह एहसास दिला रही थी कि उसका गांव का होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। वो बहुत खुश थी। अपने पति के आसपास डरी डरी से रहने वाली नव्या शिवा के साथ खुलकर बातें कर लेती थी। खुद को आजाद महसूस करती थी और उसकी वजह से शिवा ने उसे हमेशा कंफर्टेबल महसूस कराया था। पार्टी एक बड़े से 5 स्टार होटल में थी जहां शिवा के हम उम्र कई लड़के लड़कियां वहां मौजूद थे। शिवा ने एक एक करके सभी को नव्या से मिलवाया। नव्या पहली बार में ऐसी पार्टी में आई थी और इतनी बड़ी जगह उसे देखकर डर लग रहा था। वो 1 मिनट के लिए भी शिवा का साथ नहीं छोड़ रही थी। बहुत सारी लड़कियों ने नव्या से दोस्ती भी कर ली थी। रात के 9 बज रहे थे। शिवा और नव्या अभी तक घर नहीं आए थे। अभिनव गुस्से से उबलता हुआ अपने कमरे में इधर से उधर घूम रहा था। बहुत इंतजार के बाद उसने गुस्से में शिवा को फोन लगाया। कहाँ हो तुम? इतनी रात हो गई है, घर का रास्ता भूल गए हो क्या? क्या भाई, अभी तो 9 बजे हैं केवल, अभी से घर? और आपको मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? जहां तक मुझे याद है पिछले इतने सालों में आपने मुझे रात को लेट आने के लिए कभी नहीं डांटा। अभिनव थोड़ा सा शांत हुआ और फिर कहा। तुम भूल रहे हो कि तुम किसी के साथ गए हो। तुम्हें वाकई ध्यान रखना चाहिए। नव्या इतनी देर घर से बाहर रहेगी तो मम्मी पापा नाराज हो सकते हैं। शिवा फोन पर हाथ रखकर मुंह दबाकर हंस पड़ा। फिर अपने मन में बोला, मुझे अच्छा लगा मम्मी पापा के बहाने से सही आपको अपनी बीवी की थोड़ी तो फिक्र हुई। फिर फोन कान से लगाकर बोला, वो क्या है ना भैया, मुझे आपके और मम्मी पापा के गुस्से का शिकार नहीं होना है। आपकी बीवी को मैं आधे घंटे पहले ही सही सलामत सिंगल पीस में घर लेकर आया हूँ। वो नीचे हॉल में मम्मी पापा से बातें कर रही हैं और मैं अपने कमरे में हूँ। वैसे आपको नव्या की परवाह करते देख मुझे बहुत अच्छा लगा। जरूरत से ज्यादा मत बोलो, मैं बस कैजुअली पूछ रहा था।
अभिनव ने गुस्से में फोन काट दिया। अभिनव को तो लगा मानो उसकी चोरी ही पकड़ ली गई हो। उसने कमरे के बाहर आकर नीचे हॉल में झांका। नव्या नीचे राघव और आरती के साथ बैठी बातें कर रही थी। वो अपने बालों में उंगली फिराता हुआ अंदर चला गया। नीचे हॉल में राघव और आरती नव्या से मानवी की शादी के बारे में बात कर रहे थे। नव्या, तुम चली जाओगी तो यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी आ जाना बेटा। आरती नव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। मैं जल्दी आ जाऊंगी मम्मी, मुझे भी सबकी बहुत याद आएगी। आप लोग शादी में तो आएंगे ना? नव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ बेटा, दरअसल यहाँ काफी काम भी रहता है, तुम तो जानती ही हो, लेकिन हम शादी वाले दिन जरूर आएंगे। राघव मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनते ही नव्या खुश हो गई। वो मम्मी आपसे कुछ बात करनी थी। नव्या थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोली। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। मम्मी, दरअसल हमें वो कुछ सामान लेना था मानवी के लिए। अम्मा ने बताया है, वो कह रही थी कि यहाँ ज्यादा अच्छा मिल जाएगा और शादी के काम इतने हैं कि वो यहाँ नहीं आ पाएगी लेने। तो हाँ तो ठीक है, मैं अभिनव, मेरा मतलब शिवा को बोल दूंगी, वो तुम्हें सारा सामान दिला लाएगा। अभी तो तुमने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे ना? आरती ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं माँ, वो कपड़ों की बात नहीं, वो कुछ व्यवहार का सामान लेना था वो। नव्या ने कहा। इतना संकोच क्यों करती हो नव्या? क्या हम तुम्हारे माता पिता जैसे नहीं हैं? आरती ने नव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ सोने का सामान लेना था और पैर पूजा के लिए और कलेवे में मानवी के पति को देने के लिए, तो वही। राघव उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। ये कहने में तुम्हें इतनी देर लग गई बेटा? तुम्हें जो भी खरीदना है कल अपनी पसंद से ले ले, और कुछ हमारी तरफ से भी ले लेना मानवी के लिए। नव्या बहुत खुश थी। अपने सास ससुर का आत्मीयता भरा व्यवहार देखकर सच में राघव और आरती के होते हुए उसने अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होती थी। थोड़ी देर अपने सास ससुर से बात करने के बाद नव्या अपने कमरे में आ गई। अभिनव मुंह फुलाए बैठा हुआ था। नव्या को अच्छी तरह मालूम था कि अभिनव उसके दिन के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा। वो चुपचाप अपने कपड़े बदलने चली गई। रात में डाइनिंग टेबल पर नव्या सबको खाना परोस रही थी। खाना खाते हुए आरती की एक नजर अभिनव पर पड़ी और उसे पता था कि अभिनव से नव्या के बारे में कुछ भी कहना बेकार होगा, इसलिए वो शिवा से मुखातिब होते हुए बोली। शिवा, नव्या के घर में उसकी बहन की शादी है अगले हफ्ते। आरती ने कहा। अभिनव का ध्यान भी अपनी माँ की बातों पर चला गया। हाँ माँ, तो ये कि मुझे और तुम्हारे पापा को कल दिल्ली जाना है। हम 2-3 दिन बाद लौटेंगे, इसलिए नव्या को शादी के जो भी शॉपिंग करनी है वो कल तुम उसे करवा लेना। उसकी बहन के लिए भी कुछ सामान लाना होगा, तो उसे भी पसंद आए दिला देना। मेरी बहू है आखिर, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए उसे। अभिनव का चम्मच मुंह के पास तक जाकर वहीं पर रुक गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ, बस अपना क्रेडिट कार्ड दे देना मुझे, फिर मैं नव्या को पूरा कानपुर खरीद दूंगा। कहते हुए उसने नव्या को देखकर आंख मारी, जो अभिनव के अलावा कोई नहीं देख पाया। नव्या भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। बात तो ये अभिनव के सीने पर तीर की तरह चुभ गई थी। खाना परोसते हुए नव्या की निगाह अभिनव के हाथ पर चली गई, जिस तरह जलने का ताजा निशान बना हुआ था। उसने वो देख तो लिया, पर सबके सामने कुछ बोला नहीं। कमरे में आते ही नव्या ने अभिनव का हाथ खींच लिया। ये क्या हो गया, दिखाइए तो। नव्या ने चिंता जताते हुए कहा। तुमसे मतलब? एक बार फिर हमेशा की तरह अभिनव ने उसे छिड़क दिया। हाँ है तुमसे मतलब, चुपचाप हाथ दिखाइए। हर बार डरी सहमी रहने वाली नव्या अचानक झांसी की रानी बन गई थी। नव्या दौड़कर बाथरूम से टूथपेस्ट उठा लाई। ओफो, अब इसका क्या करेगी? जले पर लगा दूंगी, सही हो जाएगा। हमारे गांव में सब लगाकर एकदम ठीक हो जाते हैं। अभिनव ने टूथपेस्ट जमीन पर फेंकते हुए कहा। यह अपनी झोला छाप डॉक्टरी गांव में ही दिखाना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अभिनव ने गुस्से में कहा। नव्या ने कुछ सोचा, फिर दौड़कर ड्रॉर में रखा फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाई। अच्छा बताइए, इनमें से कौन सा ट्यूब लगाते हैं? बॉक्स में पड़े 3-4 ट्यूब देखकर नव्या बोली। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जरूरत नहीं है। अभिनव अभी भी मुंह फुलाए बैठा हुआ था। जरूरत कैसे नहीं है, अभी आप बताएंगे या फिर मैं सारे ट्यूब मिलाकर एक साथ लगा दूं? यह कहते हुए नव्या ने एक एक करके सारे ट्यूब हाथ में निचोड़ने शुरू कर दिए। ये क्या कर रही हो? जो भी जलन कम करने वाला होगा वो काम कर जाएगा। नव्या अपना आइंस्टीन वाला दिमाग लगाते हुए बोली। अरे मंदबुद्धि, हाथ छोड़ो मेरा, मैं खुद लगा लूंगा। अभिनव ने बर्नोल निकालकर हल्के से रब कर लिया। आप कैसे जल गई? नव्या ने फिर से जुगनू की तरह आंखें टिमटिमाई। एक बार और पूछो और मैं तुम्हें कमरे से बाहर फेंक दूंगा। अभिनव ने बोहें तान कर उससे कहा। नव्या डर के मारे उठकर भाग गई। अभिनव चेहरे से अचरज भाव आ गए थे।
ये तो सच में चली गई। मुझे लगा था थोड़ा सा और इंसिस्ट करेगी। अभिनव फिर से अपना हाथ देखने लगा। अगर शिवा की चोट लगी होती तो ये उसके आगे पीछे घूमती। लाओ तुम्हें दवाई लगा दूं, लाओ तुम्हारी पट्टी कर दूं। इतनी ही फिक्र है मेरी। अभिनव अपने आप से गुस्सा होते हुए बोला। फिर वो चुपचाप अपने कमरे में ही सो गया। सुबह सुबह शिवा अभिनव के कमरे के सामने दरवाजे पर लटकते हुए बोला, सुनो नव्या, शाम को रेडी रहना। कॉलेज से आते ही मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले चलूंगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय, नव्या ने कहा। उन दोनों की बातें सुनकर अभिनव भी ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। उसने कुछ सोचा और फिर नव्या से बोला, ए सुनो। जी कहिए। वो ये कह रहा था। ये कहते हुए अभिनव ऊपर पंखे को देखने लगा। क्या? नव्या ने पूछा। कि ये मैं वो फिर वो कमरे में इधर उधर देखने लगा। क्या हुआ? नव्या ने फिर से पूछा। वो ये कि अभिनव नव्या से नजर नहीं मिला पा रहा था। क्या? बोलिए भी कुछ। नव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम क्या क्या करके मुस्कुराना बंद करोगी तो बोलूंगा ना। अभिनव फिर से चिढ़ गया। नव्या ने अपने मुंह पर उंगली रख ली और चुपचाप अभिनव की ओर देखने लगी। वो मैं कह रहा था कि ये कहते हुए अभिनव तेजी से बाहर निकल गया और चिल्लाते हुए बोला, बाय। कहते हुए वो हवा की तरह से तेजी से गायब हो गया। यह शादी के बाद उसका पहले बाय था जो नव्या को आई लव यू से कम नहीं लग रहा था। इससे पहले तक आज उसका पति कद्दू जैसा मुंह बनाकर रोज यूं ही बैग लेकर कमरे से चला जाता था। नव्या के मन में आज तितलियां नाच रही थी। उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था क्योंकि आज पहली बार अभिनव ने उसे बाय कहा था और उसे मन में एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था। अभिनव क्या कहना चाहता था नव्या को, और क्या नव्या को शॉपिंग लेकर जाएगा? क्या अभिनव के मन में नव्या के लिए प्यार उमड़ रहा है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, नव्या की कहानी के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। हवा की तरह बाय बोलकर अभिनव वहां से चला गया था। दरअसल अभिनव नव्या से कहना चाहता था कि वो उसे शॉपिंग पर ले जाएगा, लेकिन उसका ईगो उसके आगे आ रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं नव्या ये सब उसके मॉम डैड से शेयर न कर दे, वरना उन्हें लगेगा कि आखिरकार मैंने उनकी पसंद को अपना ही लिया है। अभिनव ने मन में धीरे धीरे नव्या ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे एहसास के बारे में खुद भी नहीं पता था। वो खुद इस बात से अनजान था, इसलिए वो चाहकर भी नव्या को कुछ बोल नहीं पा रहा था और अपने मन में ही बड़ा बनने लगा था। नो नेवर, मैं मॉम डैड को कभी भी इस गेम में जीतने नहीं दूंगा। कार में बैठते ही अभिनव की त्योरियां चढ़ गई और फिर से मन ही मन बड़बड़ाने लगा। अरे है ना वो मैडम का लाडला शिवा, उसे लेकर जाने के लिए। फिर उन्हें मेरी क्या जरूरत है? पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को दोनों। अभिनव गुस्से में ही ऑफिस पहुंच गया था। आज ऑफिस में अभिनव ने एक फूड प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन था। वो कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा हुआ, लेकिन उसका पूरा ध्यान घड़ी पर ही था। मन कॉन्फ्रेंस में लग ही नहीं रहा था। उसे रह रहकर नव्या और शिवा की ही बात ध्यान में आ रही थी। अभिनव के मन में नव्या और शिवा की कार के नजदीकियां आ रही थी। जैसे ही घड़ी में 2:30 बजे अभिनव एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, आई एम सॉरी गाइज, आई हैव सम अदर इंपॉर्टेंट वर्क टू फिनिश, यू ऑल में कंटिन्यू। यह कहकर वो ऑफिस से जल्दबाजी में ही निकल गया। उसने कार में बैठते ही फिर से घड़ी पर नजर डाली और खुद से ही बोला, 3 बजते ही शिवा घर आ जाएगा, उससे पहले मुझे पहुंचना होगा। जब अभिनव घर पहुंचा तो एकदम शांति थी। नौकरों के अलावा घर में कोई और दिख ही नहीं रहा था। नव्या क्यों नहीं दिखाई दे रही? कहीं मुझसे पहले शिवा तो नहीं आ गया और कहीं उसके साथ नव्या चली तो नहीं गई? अभिनव के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। तभी उसने नौकरों से पूछा तो उन्होंने बताया, छोटे मैम साहब दादी माँ के कमरे में हैं और बाबूजी अभी तक घर नहीं आए हैं। नौकरों से यह बात सुनते ही अभिनव ने राहत भरी सांस ली और वो जल्दी से दादी माँ के कमरे में पहुंच गया। नव्या उन्हें दवाइयां खिला रही थी। सामने खाने की प्लेट रखी थी। अभिनव ने दौड़कर दादी के पैर छुए और उनके गले से लटक गया। उनका ध्यान अभी भी घड़ी पर ही था। वो तुरंत ही नव्या से बोला, अच्छा सुनो, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। अभिनव ने मुंह से शब्द सुनते ही नव्या अभिनव की हैरानी वाली नजरों से देखती रही, मानो मन ही मन उससे पूछ रही हो कि कहाँ जाना है हमें। और जाते वक्त नव्या के पास ही उसका खड़ूस मोड एक्टिव हो जाता था। रेडी हो जाऊं, पर क्यों, कहाँ जाना है मुझे? शादी की शॉपिंग नहीं करनी? वो तो शिवा आएगा तब जाऊंगी ना। नव्या के मुंह से फिर से शिवा का नाम सुनते ही अभिनव को बहुत तेज गुस्सा आ गया। चुपचाप उठो और कपड़े बदल कर आओ। दादी ने भी बोल दिया, अरे बेटा जाओ ना, जब चीकू इतने प्यार से तुम्हें कह रहा है, तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए।
इनकी प्यार भरी बातें सुनकर तो प्यार भी खुद को फांसी लगा ले। बड़ा प्यार आया है। नव्या मन ही मन फुसफुसाई और चुपचाप उठकर अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उफ, इस बेरहम बेदर्द इंसान के साथ जाना होगा, फिर तो पूरा रास्ता मुंह बंद किए ही बैठना पड़ेगा। ऊपर से अच्छे से सामान भी नहीं खरीद पाऊंगी। शिवा को तो कह भी सकती थी कि मुझे ये नहीं चाहिए, इनके सामने तो मुंह ही नहीं खुलेगा। अब क्या करूं मैं? हे भगवान, शिवा को घर भेज दीजिए ना प्लीज। जैसे तैसे बेमन से नव्या कपड़े बदल कर बाहर आई। आते ही उसके खुशी का ठिकाना न रहा। शिवा कॉलेज से आ चुका था। अरे चुईया, तुम तो पहले ही तैयार हो गई। गुड गर्ल, बस रुको जरा, मैं पेट पूजा कर लूं, बड़े जोर की भूख लगी है, फिर हम दोनों शॉपिंग करने चलेंगे। शिवा ने अपने पेट पर हाथ फिराते हुए कहा। वही नव्या खुशी से झूम गई थी। वाह, भगवान ने मेरी सुन ही ली। वो जल्दी जल्दी शिवा को खाना लगाने लगी। तभी अभिनव भी हॉल में आ गया था। ओह, तो नवाबजादे कॉलेज से आ गए। अभिनव ने बिना उसे देखे उस पर तंज कस दिया। हाँ, निपट आए बस। वैसे भैया, आप इतना जल्दी कैसे? शिवा ने खाना खाते हुए पूछा। बस कुछ काम था। फिर नव्या की ओर मुड़ते हुए बोला, चलो कार में बैठो चलकर। यह सुनते ही नव्या ने चम्मच छोड़ दिया और बाहर जाने लगी। अरे अरे, तुम कहां चली? शॉपिंग नहीं करने क्या? शिवा ने नव्या के पीछे से टोकते हुए कहा। वो मेरे साथ जा रही है। अभिनव की सारी आवाज हॉल में गूंज गई थी। अरे भाई, इसे बहन की शादी की शॉपिंग करानी है, तभी तो मैं जल्दी आया हूं। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम खाना खाकर आराम करो। वैसे भी कॉलेज में काफी मेहनत करते हो तुम। उसे शॉपिंग मैं करा दूंगा, मुझे उधर ही जाना है। अभिनव ने गुस्से वाली टोन में कहा। भैया, मेरे प्यारे भैया, आपका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसे साथ कहाँ लिए घूमेंगे आप? इस बंदरिया को तो मैं शॉपिंग करा दूंगा, आप जाए ना, अपना काम कीजिए। शिवा ने नव्या की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे सारी शॉपिंग करवा दूंगा। अरे ऐसे कैसे आप करा देंगे? माँ ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, आप भी तो कल थे वहां, तब क्यों नहीं बोले? शिवा ने कहा। अभिनव के दांत गुस्से में किटकिटा रहे थे। उसने उंगली शिवा के चेहरे के सामने करते हुए कहा। मैंने कहा ना, मैं जा रहा हूं तो मैं ही जाऊंगा। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? पहले आप नव्या से पूछिए वो किसके साथ जाएगी। शिवा ने नव्या की तरफ उंगली करते हुए कहा। बेचारी नव्या उन दोनों को लड़ते हुए देखकर डरी सहमी सी दरवाजे के पास खड़ी थी। दोनों घूमकर नव्या के सामने खड़े हो गए। बोलो नव्या, बता दो भाई को, तुम मेरे साथ जाओगी ना? शिवा नव्या को आंख मारते हुए बोला। हाँ, क्लियर कर दो इस शिवा को बच्चे को कि तुम मेरे साथ जा रही हो। अभिनव की आंखों में आग निकल रही थी। नव्या मन ही मन भागकर शिवा के पीछे छिप जाना चाहती थी। उसे शिवा के साथ ही जाना था। माहौल एकदम सीता स्वयंवर के धनुष भंग एपिसोड जैसा हो गया था, मानो नव्या ने शिवजी का धनुष तोड़ दिया हो और शिवा लक्ष्मण की तरह उसे डिफेंड करने में जुटा हो। अपने पति के इस वक्त उसे साक्षात परशुराम दिखाई दे रहे थे, जो नव्या के मना करने पर भी कभी अपने फरसे से नव्या और शिवा दोनों की गर्दन न उड़ा दी। नव्या की हालात खराब हो रही थी। दिल कुछ ही कह रहा था और दिमाग कुछ और। अगर इस राक्षस के साथ शॉपिंग पर नहीं गई तो यह पूरे घर को आग लगा देगा, ना खुद से चैन जिएगा और ना ही मुझे चैन से जीने देगा। ये सब सोच समझकर वो धीरे से आगे बढ़ी और अभिनव के पास जाकर खड़ी हो गई। चलिए, वरना यही रात हो जाएगी। अभिनव ने एक विजयी मुस्कान भरी नजर शिवा पर डाली, मानो कि हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध जीत गया हो, जर्मनी ने फ्रांस पर विजय प्राप्त कर ली हो। वो अपने बालों में हाथ फेरता हुआ नव्या के पीछे पीछे तक बाहर चला गया। नव्या के बाहर निकलते ही शिवा का जोर जोर से हंसना शुरू हो गया। वो मजे से खाना खाने लगा। उसने जल्दी से आरती को फोन लगाया। मोम, मोम, मेरी प्यारी मोम, आपको तो आज यहां होना चाहिए था। आपने बहुत मजेदार शो मिस कर दिया कसम से। मगर मुझे पहले पता होता कि इतना कुछ होगा तो मैं फोन में रिकॉर्डिंग कर लेता। माँ, बहुत मजा आया कसम से। आरती के पूछने पर शिवा ने एक एक कर सिलसिलेवार बताना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर आरती की हंसी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इधर अभिनव नव्या के साथ बाहर तक आता है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। नव्या रीढ़ की हड्डी सीधी किए एकदम स्ट्रिक्ट बैठी थी और मुंह से उसने इनविजिबल टेप चिपका लिया था। अपने ही मन में बड़बड़ाई जा रही थी। नव्या, एकदम चुप रहना, कुछ भी मत बोलना। ऐसा न हो कि कहीं कुछ उल्टा सीधा न बोल दे और इनकी इंसल्ट हो जाए। अगर ऐसा वैसा कुछ भी हुआ ना तो ये राक्षस तुझे कच्चा ही चबा जाएगा, फिर ये दोबारा कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। वो एकदम सीधी बैठी कार के शीशे से बाहर देख रही थी। सीट बेल्ट बांधो। नव्या के कानों ने अभिनव की आवाज पड़ी तो इधर उधर देखने लगी।
अभिनव मन ही मन मुस्कुराया। उसने बेल्ट बांधने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर इतनी ही देर में नव्या ने बेल्ट को सॉकेट में स्टक कर दिया था। इससे पहले कि नव्या देख पाती, अभिनव ने मन मसोच कर अपना हाथ आगे बढ़ा हुआ पीछे खींच लिया। तुम्हें सीट बेल्ट बांधना आता है? अभिनव की बाहें तन गई। हाँ, कल ही तो शिवा ने सिखाया। नव्या ने तुरंत ही जवाब दे दिया। न जाने क्यों पिछले कुछ दिनों में शिवा का नाम नव्या के मुंह से सुनकर अभिनव के तन बदन में आग लग जाती थी। वैसे क्या लेना है तुम्हें? I mean, क्या पहनोगी शादी में? अभिनव ने एक्साइटमेंट में पूछा। नव्या के होठों पर अभी भी इनविजिबल टेप कायम थी। जो आप बताएं, क्या अच्छा लगेगा हम पर? वो लहंगा पहनना चाहती थी, लेकिन क्या ही बोलती। अभिनव ने एक नजर नव्या के ऊपर से नीचे तक देखा, फिर गाड़ी लहंगे के एक बड़े से शोरूम की तरफ मोड़ दी। शोरूम के मालिक अभिनव को अच्छे से जानते थे। नव्या की शादी का लहंगा भी यहीं से गया था। उन्होंने नव्या के सामने चुन चुन कर अपने शोरूम के सबसे नायाब पीस रखने शुरू कर दिए। नव्या की तो आंखें चौंधिया जा रही थी। एक से एक भारी भरकम जड़ाऊ लहंगे और वैसे ही दाम। बड़ा कस्टमर जानकर शोरूम का मालिक भी 1-1.5 लाख से कम कुछ दिखा ही नहीं रहा था। नव्या अनमने ढंग से लहंगे उलट पुलट रही थी और अभिनव को चोर नजरों से देखे जा रही थी, मानो उसे कुछ कहना चाहती हो। क्या हुआ, कोई पसंद नहीं आया? और निकलवाऊं? अभिनव ने पूछा। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, नव्या ने घबराते हुए पूछा। नव्या डरते हुए अभिनव के कान के पास जाकर बोली, इतना भारी भारी लहंगा नहीं चाहिए हमें। हमारी शादी थोड़ी ही है, शादी गांव में है। वहां इतने महंगे और कामदार लहंगे कोई नहीं पहनेगा। पैसे बर्बाद करने का क्या फायदा? इनसे कहिए कि कुछ कम पैसे का दिखाए। शादी है, भागदौड़ के 4 काम ही तो हो जाते हैं, और ये लहंगा पहनकर तो हम चल भी नहीं पाएंगे सही से। पहली बार नव्या की कोई बात अभिनव को समझदारी वाली लगी थी। उसने कम रेट वाले हल्के लहंगे निकलवाए। नव्या ने कई सारे ट्राई किए और फाइनली लेमन ग्रीन कलर का स्किन एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा उसने ले लिया था। अभिनव दोनों को पसंद आ गया था। उसके बाद उन्होंने मानवी के लिए शगुन की एक महंगी खूबसूरत सी झिलमिलाती साड़ी खरीदी, और नव्या के मना करने के बाद भी अभिनव ने उसे कई सारी साड़ियां खरीदवा दी थी। और अब बारी थी ज्वेलरी की। यूं तो कुछ न बोलती थी, लेकिन अभिनव का व्यवहार आज काफी बदला हुआ था, जिसे देखकर वो बहुत खुश थी। दरअसल पूरा 24 घंटा होने वाला था और अभिनव ने उसे कोई डांट नहीं लगाई थी। ज्वेलरी के लिए दोनों बड़े ही शोरूम में पहुंच गए थे, और उसने जाते ही अभिनव ने कहा, बताओ इन्हें क्या देखना है तुम्हें? फिर से नव्या अभिनव के करीब आई और उसके कान में फुसफुसाई, ये बताइए, कलेवा में चाचा चाची ने आपको क्या दिया था? चैन या अंगूठी दोनों थी, या खाली अंगूठी थी? अभिनव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने शादी की तो एक रस्में उसे ढंग से याद भी नहीं थी। क्या द्वाराचार, क्या फेरे, क्या जूता चुराई और क्या कलेवा, उसे कुछ भी याद नहीं था। शादी तो बस मशीन की तरह उसके माँ बाप ने जो कहा था उसने कर लिया था। मुझे मुझे याद नहीं है, अभिनव ने सर झुकाते हुए कहा। हमारी अम्मा से बात करा दीजिए, वो बता देंगी। अरे तुम ऐसे ही ले लो ना, जो भी लेना है, अभिनव ने कहा। ऐसे कैसे ले लें? जितना उन्होंने हमारी शादी में दिया है उतना ही तो देंगे ना उन्हें, नव्या ने कहा। अभिनव हैरानी से उसे देखे जा रहा था। देखने में तो कितनी छोटी, और दिमाग देखो, इन सब मामलों में कितना चंट है। खैर, उसने गांव में उसके पिताजी को फोन लगवाकर उसे पकड़ा दिया। काफी देर बात करने के बाद नव्या ने अभिनव को वापस कर दिया और बोली, अम्मा कह रही है कि आपको एक चैन दिए थे 2 तोले की और एक अंगूठी। हिसाब पिताजी कर देंगे बाद में, और हम क्या सोच रहे थे कि एक जोड़ी चुटकी में पैर पुजवा दें। 12 जोड़ी बिछिया और 1 जोड़ी पायल भी चाची दे गई थी, हमें तो वो भी वापस करना है। उसकी सारी बातें अभिनव के सर के ऊपर से जा रही थी। उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। पहली बार नव्या के सामने वो खुद को अनपढ़ गवार महसूस कर रहा था, लेकिन उसने गंभीर होते हुए हाँ में सिर हिलाया और फिर अटेंडेंट को बोला, मैडम जी को जो भी चाहिए दिखा दो। फिलहाल नव्या की खुशी देखते ही बन गई थी, और अभिनव मन ही मन सोच रहा था, कहीं ये बेवकूफ शिवा मॉम डैड को सब कुछ बता ना दे। मॉम डैड ने अगर मुझसे इस बारे में पूछ लिया तो मैं क्या बताऊंगा? नहीं, मैं उनकी पसंद को अपना नहीं सकता, और मैं उन्हें ये खुशी बिल्कुल नहीं दूंगा। अभिनव अभी भी यही सोच रहा था। उसे गहरी सोच में देखकर नव्या मासूमियत से बोली, क्या हुआ? आप परेशान न हो, हमने कहा ना पिताजी पूरा हिसाब कर देंगे। न चाहकर भी अभिनव उसे देखकर मुस्कुराने लगा। क्या अभिनव के डैड के सब कुछ पता चल जाएगा? क्या अभिनव और नव्या के बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर हमें बताएं।